हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि कार्तिक और अर्पिता का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। एक दिन कार्तिक कंप्यूटर में होरोस्कोप ऐप के द्वारा अपनी और अर्पिता की कुंडली मिलान करता है। जैसे ही वो दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालता है और रिजल्ट बटन पे क्लिक करता है, रिजल्ट देखकर वो चौंक जाता है। अब आगे कार्तिक ने देखा रिजल्ट में उक्त पंक्तियां लिखी थी। दोनों के कूट गुणों का मिलान केवल 8 है। मध्य नाड़ी दोष है, लड़की उच्च मांगलिक है, वहीं लड़का अमंगलिक है। दोनों के निम्न कूट मिलान, नाड़ी दोष और लड़की के उच्च मांगलिक होने के कारण ये मिलन विवाह योग्य नहीं है। वैसे पाठकों को बताती चलूं, 16 संस्कारों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। विवाह पूर्व वर और कन्या के जन्म और नाम अनुसार गुण मिलान करके ही रिश्ते तय किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए कुल 36 गुण माने जाते हैं, जिनमें 50% गुण यानी 18 मिलान को विवाह के लिए ठीक माना जाता है। इससे ऊपर जितने गुण हो बेहतर माने जाते हैं। गुण मिलान की प्रक्रिया में बनने वाले दोषों में से एक है नाड़ी दोष, जिसे सबसे अधिक अशुभ दोष माना गया है। और अनेक वैदिक ज्योतिषी ये मानते हैं कि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष बनने से निर्धनता आना, संतान न होना और वर और वधू दोनों में से एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाना जैसी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। ये पढ़कर कार्तिक आशंका से भर गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। हालांकि कार्तिक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी रह रहकर ये बातें उसके दिमाग में आने लगी और एक अनहोनी की आशंका उसके जहन में घर कर गई। वो अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने कुंडली मिलान की। करीब 2 दिन कार्तिक इस अनजाने भय से ग्रस्त रहा। उसका खाना पीना छूट गया। इधर अर्पिता से भी बात कम ही करता। एक दिन उसने मम्मी से पूछा, कार्तिक, मम्मी, आपकी शादी में आपकी कुंडली पापा से मिलाई गई थी या नहीं? मम्मी, नहीं, हालांकि तुम्हारे नाना जी चाहते थे कि कुंडली मिलाई जाए, परंतु तुम्हारे दादाजी के लिए ये सब फालतू के वहम थे। वो हमेशा कहते थे कि रामायण में राम और रावण की राशि तो एक ही थी, पर अंतिम युद्ध में राम विजयी हुए और रावण पराजित। अतः केवल आदमी के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसीलिए शादियों में कुंडली से ज़्यादा मैं घर के संस्कार और आपसी समझ को ज़्यादा महत्व देती हूँ। मम्मी, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कार्तिक थोड़ा सा सकपकाते हुए। दरअसल मम्मी, मैं ऐसे ही कंप्यूटर पर होरोस्कोप ऐप में मेरी और अर्पिता की कुंडली मिलाकर देख रहा था, तो उसमें। खैर छोड़ो मम्मी। अरे बेटा, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें एक और बात बताती हूँ। हमारे शहर में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्योतिष थे। सभी लोग उन्हें एक अच्छा ज्योतिषी मानते थे, परंतु उनकी खुद की बिटिया की शादी के 3 महीने बाद ही उसका उसके पति से तलाक हो गया। अब तुम ही बताओ, क्या पंडित जी ने खुद की बेटी की कुंडली देखकर नहीं मिलाई थी क्या? उन्होंने इस प्रकरण के बाद ज्योतिष का काम ही छोड़ दिया। इसीलिए ऐसी बातों में दिमाग मत लगाओ। मम्मी की इस तरह की बातें सुनकर कार्तिक को बहुत सुकून मिला और जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। कार्तिक की मम्मी ने कार्तिक के दिमाग या जहन में चलने वाले इन विचारों को उसी तरह शांत कर दिया जैसे किसी ने कुएं में फिटकरी डाल दी हो और सारी गंदगी नीचे बैठ गई हो। उसने तुरंत ही अर्पिता को फोन लगाया। उधर अर्पिता भी कार्तिक के इन दिनों ढंग से बात ना कर पाने के कारण थोड़ी अपसेट सी चल रही थी। फोन पर कार्तिक ने अर्पिता से बात की। पहले तो अर्पिता कार्तिक से थोड़ा नाराज लगी, लेकिन फिर कार्तिक ने उसको बताया कि अभी इन दिनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन का कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए मैं परेशान चल रहा था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया। कार्तिक ने अर्पिता को सच ना बताते हुए झूठ बोल दिया ताकि अर्पिता बिना वजह के परेशान ना हो। अर्पिता सारी नाराजगी भूलते हुए, अरे नहीं, आप सॉरी ना कहें, मैं तो आपके इस तरह के बर्ताव के कारण वैसे ही थोड़ा डर गई थी।
तरह तरह के फालतू के विचार जहन में घर कर गए थे, पर अब सब ठीक है। दोनों प्रेमी जैसे एक वैचारिक बवंडर से निकल आए थे, लेकिन तभी नियति एक और क्रूर चाल चल गई जो कार्तिक के परिवार पर भारी पड़ सकती थी। दरअसल कार्तिक के पिता और उनके भाई यानी कार्तिक के अंकल दोनों इस बिजनेस में पार्टनर थे। कुछ दिनों से कार्तिक के अंकल फैक्ट्री और ऑफिस नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो रही थी। अतः उन्होंने अपने भाई को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। आज कार्तिक के पिता कार्तिक के साथ अंकल के घर पर गए। अंकल, देखो मानव भैया यानी कार्तिक के पिता, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने यहाँ सब तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिए हैं, पर यहाँ के डॉक्टर पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है। सारे डॉक्टर मुझ पर केवल प्रयोग ही कर रहे हैं। अंततः मैं अपना सारा कारोबार घर बेचकर अपनी बेटी के पास अमेरिका जाना चाहता हूँ और अपना इलाज वही करवा लूँगा। कार्तिक के पिता, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीमारी की वजह से सारा बिजनेस बेचना चाहते हो? अरे इलाज नहीं बैठ रहा है तो हम कहीं और अच्छे डॉक्टर से मिल लेते हैं। अंकल बहुत सारी फाइलों को दिखाते हुए, ये सब फाइल शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स की है, अब किसके पास लेकर जाएंगे आप? भाई साहब मुझे जाने दीजिए। कार्तिक के पिता, पर अगर तुम्हें बिजनेस की हिस्सेदारी बेचनी है तो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी का पैसा दे सकूं। अंकल गर्दन झुकाकर, वो आप देख लीजिए वरना मुझे बाहर किसी दूसरे आदमी से बात करनी होगी। कार्तिक के पिता, ठीक है तुम मुझे 2 दिन का समय दो सोचने के लिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कार्तिक और उसके पिता मन में बहुत सारी अनिश्चित चिंताएं लेकर घर लौट आते हैं। अगले दिन कार्तिक के अंकल की तबीयत ज़्यादा खराब होती है और कार्तिक की आंटी कार्तिक को फ़ोन करती है। कार्तिक अपने पिता सहित वापस अंकल के घर जाता है। अंकल दर्द से छटपटा रहे होते हैं। अंकल, मानव भैया अब ये दर्द सहा नहीं जाता और कहते हुए रोने लगते हैं। साथ ही उनकी बीवी भी रोने लगती है। कार्तिक के पिता अपने आप को बहुत बेसहारा सा महसूस करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता इतनी दौलत होने के बावजूद वो अपने भाई का इलाज कहाँ पर और कैसे कराएं, क्योंकि उनके भाई अब तक मुंबई के सभी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके होते हैं। उन्हें इस तरह रोते देख कार्तिक के पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं और वे उठकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं तथा बाहर आकर आंसू पोंछते हुए सिगरेट जलाते हैं। बाहर घर का ड्राइवर खड़ा होता है और वो उनको दुखी देखकर उनसे बात करता है। ड्राइवर हाथ जोड़कर, साहब छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझसे अब इनका दुख देखा नहीं जाता। मानव, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ड्राइवर, साहब मैं ही इन्हें इतने दिनों से अलग अलग डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ और ये बहुत परेशान भी रहते हैं। मैंने इनसे 1-2 बार कहा कि जब मेडिकल से आपको आराम नहीं मिल रहा तो हो सकता है कारण कुछ और हो, मेरा मतलब है कोई ऊपरी हवा। मुझे मालूम है साहब आप लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है तो एक बार मेरे कहने पर ये भी करके देख लीजिए। मानव कुछ सोचते हुए, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी कहाँ जाएं? ड्राइवर की आंखें चमक गई और वो बोला, साहब हमारे घर में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। डॉक्टर को उनकी बीमारी का कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। शरीर सूख कर काटा हो गया था, जैसे किसी ने शरीर में से सारा खून चूस लिया हो। फिर हम भीलवाड़ा के पास कोठड़ी गांव में गए। साहब उस गांव में 100 से अधिक परिवार यही काम करते हैं और बड़े बड़े लोग उनसे इलाज करवाने आते हैं। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, कृपया मेरे कहने पर एक बार ये भी करके देख लें। सच में जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो कई बार वो उन रास्तों की ओर भी मुड़ जाता है जिनकी तरफ उसने कभी देखा तक नहीं होता। मानव अपने भाई को समझाता है। हालांकि पहले तो वो ना नकुर करता है, लेकिन बाद में मानव समझाता है कि एक बार चलकर आ जाने में कोई हर्ज नहीं है। जो वो कहेंगे वो हम करें ना करें ये हमारी मर्जी। आखिर अगले दिन ही जाना तय हो जाता है। ड्राइवर रात को ही घर पर फ़ोन कर देता है और कहता है कि घर के किसी आदमी को कोठड़ी गांव भेज, महाराज के यहाँ सुबह लाइन में लगा दें।
हम शाम तक पहुंच जाएंगे और पहुंचते ही हमारा नंबर आ जाएगा। दरअसल जिस महाराज की बात ड्राइवर कर रहा है वहां हर समय लंबी लाइन लगी रहती है और लाइन में नंबर आने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। अगले दिन सुबह कार्तिक, उसके पिता, अंकल, उनकी वाइफ ड्राइवर समेत निकल जाते हैं और शाम 6 बजे तक कोठड़ी गांव पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनके अंकल की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। एक बार तो कार्तिक के पिता वापस मुड़ने को भी सोचते हैं, लेकिन ड्राइवर बोलता है, साहब थोड़ा धीरज रखिए, अगर ऐसी कोई चीज है तो वो यही चाहेगी कि हम वहां नहीं पहुंचे। अंततः वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। एक बड़ी सी पोल बनी होती है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां बेहतरीन तरीके से पार्क होती हैं, जिसे देख ही मालूम चलता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। अंदर जाने पर बहुत सारी अगरबत्ती और यज्ञ की खुशबू आ रही होती है। एक बड़ी हनुमान जी की मूर्ति होती है और उनके चरणों में एक महाराज बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। उधर ड्राइवर के रिश्तेदार का नंबर भी आ जाता है। ड्राइवर चारों को लेकर महाराज के पास पहुंचता है। महाराज आंखें मूंदे हुए होते हैं और जैसे ही चारों हाथ जोड़ते हैं, महाराज बहुत देर कर दी आने में, लेकिन शुक्र मनाओ आ तो गए। हालांकि मुझे मालूम है तुम्हारा यहाँ आने का कोई मन नहीं था, लेकिन शरीर की व्याधि के कारण तुम इस चौखट पर आए हो। ये सुनकर सभी एक बार तो एक दूसरे के सामने देखते हैं, लेकिन फिर हैरत से उनकी बातें सुनने लगते हैं। महाराज, देखो पंकज यानी कार्तिक के अंकल, तुमने जो कर्म किए हैं उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो एक रात तुमने हाईवे पर एक पैदल आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और तुम वहां से भाग निकले थे। वो आदमी सारी रात वहीं सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और अंत में उसकी जान निकल गई। बोलो, ये सत्य है या नहीं? पंकज अपना नाम सुनकर पहले ही सदमे में था। उसके ऊपर जब महाराज ने उस रात की वो बात बता दी जिसे पंकज ने अपनी बीवी तक को नहीं बताया था। पंकज महाराज के कदमों में लेट गया और रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था, वो एकदम सामने आ गया, मैं क्या करता। रोते रोते वो बातें कहने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और वो चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। पंकज के हाव भाव बदल गए और वो चिल्लाते हुए बोला, महाराज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, साथ लेकर ही जाऊंगा। इसकी वजह से मैं अपने गांव नहीं पहुंच पाया और शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। महाराज ने अपना चिमटा उठाया और उसे नीचे बैठने को इशारा किया। ऐसा लगा जैसे चिमटे की बात वो झट से समझ गया और एकदम से नीचे बैठ गया। तत्पश्चात महाराज ने उसे समझाया, ये मेरे द्वार पर आया है, अब तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। इसके अच्छे बुरे कर्म का हनुमान जी अपने आप फैसला करेंगे, लेकिन तू फैसला करने वाला कोई नहीं होता। तू बता तुझे क्या चाहिए। चिमटा सामने होता है और पंकज के शरीर में जो आत्मा होती है वो दबे स्वर में बोलती है, मुक्ति। महाराज, ठीक है। और ये कहते हुए महाराज थोड़ा पानी हथेली में लेकर छिड़क देते हैं और पंकज अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। वो इधर उधर देखता है और समझ नहीं पाता क्या हुआ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे वो नींद से जगा हो। लेकिन पंकज का पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ तकलीफ है ही नहीं। वो महाराज के नतमस्तक हो जाता है। महाराज, देखो पंकज, जो अपराध तुमने किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें इस आत्मा की मुक्ति के लिए हरिद्वार जाना होगा और मेरे कहे अनुसार पूजा अर्चना करनी होगी। पंकज, जैसा आप कहें महाराज, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं तो यहाँ से ही सीधा हरिद्वार चला जाऊंगा। तत्पश्चात महाराज उन्हें कुछ लिख कर देते हैं। उधर कार्तिक इन सब घटनाक्रम को देखकर बहुत प्रभावित होता है। उसके अंतर मन में ये बात बैठ जाती है कि महाराज सब कुछ जानते हैं और वो इसी उधेड़बुन में लगा रहता है, लेकिन पिताजी के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन वो मन ही मन तय कर लेता है कि वो वापस यहाँ आकर अपने मन की बात पूछेगा। ज्यों ही सब लोग हाथ जोड़कर जाने के लिए विदा लेते हैं, पीछे से महाराज की आवाज आती है, कार्तिक।
आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में, जहां हम देखेंगे कि आखिरकार महाराज ने कार्तिक को आवाज़ क्यों दी। क्या वो उसके मन की बात जान गए थे या रीज़न कुछ और है। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।